नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सौरभ और आपका इन्वेस्टमेंट से में स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेमंड लिमिटेड के बारे में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि रेमंड की हिस्ट्री कैसे, इस कंपनी को कब शुरू किया गया था, इनका बिजनेस मॉडल कैसा है, इनके फाइनेंशियल्स कैसे, और साथ ही साथ इस वीडियो में आपको ये बताऊं क्या मैं इस कंपनी के अंदर ये पैसे डालने वाला हूँ या नहीं डालने वाला। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक खास बात और बताना चाहता हूँ। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। अगर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे तो आप अच्छी तरह जान पाएंगे रेमंड किस तरीके से बिजनेस करती है और किस तरीके से पैसे कमाती है। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो को। दोस्तों इस वीडियो को हम रेमंड की हिस्ट्री से शुरू करते हैं कि इस कंपनी को कब शुरू किया गया था। दोस्तों रेमंड को 1925 में शुरू किया गया था। उस समय एक स्मॉल वुलन मिल थी, इसको थाने महाराष्ट्र के अंदर शुरू किया गया था और 1944 में इस कंपनी को लाला कैलाश सिंघानिया ने एक्वायर कर लिया था और वो इसके मालिक बन गए थे। जब उन्होंने इस कंपनी को एक्वायर किया था उस समय लो प्राइस वुलन फैब्रिक्स को बनाया करती थी। दोस्तों उन्होंने रेमंड मिल को खरीदने के बाद इनके बिजनेस थोड़ा सा चेंज किया था और उन्होंने नए बिजनेस को भी इसके अंदर ऐड किया था। इन्होंने 1950 में हार्डवेयर एंड टूल के बिजनेस के अंदर एंट्री ली थी, जिसको जेके फाइल्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर इंजीनियरिंग फाइल्स को बनाया करते हैं। दोस्तों उसके बाद 1952 में गोपाल कृष्ण सिंघानिया इस बिजनेस के अंदर आए थे। वो लाला कैलाश सिंघानिया जी के रिलेटेड और उन्होंने इस बिजनेस को ग्रो करने में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने ही रेमंड के लिए पहले रिटेल आउटलेट को खोलना शुरू किया था और उनका ही आइडिया था कि वो रिटेल आउटलेट्स को खोले। उन्होंने 1958 में अपना पहला रिटेल आउटलेट खोला था, इसको किंग्स कॉर्नर बलाड एस्टेट मुंबई में खोला गया था। और उसके बाद रेमंड ने 1968 में अपनी एक गारमेंट मिल को खोला था जो कि मुंबई के अंदर सेटअप है। दोस्तों इसके बाद 1980 में इस कंपनी के चेयरमैन मिस्टर विजयपाल सिंघानिया जी को बना दिया गया था। वो लाला कैलाश सिंघानिया जी के लड़के थे और उन्होंने वे काफी टाइम से इस कंपनी से जुड़े भी हुए थे। उन्होंने इसके बाद भी इस कंपनी के अंदर काफी सारी मेहनत की थी और काफी ज्यादा ग्रोथ लेके आए थे इस कंपनी के। उन्होंने 1986 में पार्क एवेन्यू करके एक प्रीमियम ब्रांड को अपने बिजनेस के अंदर जोड़ा था। वो उस समय वार्डरोब सॉल्यूशन प्रोवाइड करा करता था जेंटलमैन को, जो कि काफी ज्यादा वेल ड्रेस्ड होते थे और काफी ज्यादा पैसे वाले हुआ करते थे। दोस्तों इसके बाद 1990 में रेमंड ने अपने पहले आउटलेट को खोला था जो कि इंडिया से बाहर था, उसको ओमान में खोला गया था। दोस्तों साथ ही साथ रेमंड ने अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए एविएशन सेक्टर के अंदर एंट्री ली थी। इन्होंने रेमंड एविएशन करके एक कंपनी खोली जिसके अंदर ये एविएशन सर्विसेज को प्रोवाइड करते, इसके अंदर कॉर्पोरेट ट्रैवलर्स को एयर चार्टर सर्विसेज प्रोवाइड किया करते। दोस्तों इसके बाद 1996 में रेमंड ने डेनिम्स को बनाना शुरू कर दिया, इसके अंदर जींस को बनाया कर। और इसके बाद 1999 में इन्होंने एक ब्रांड के साथ और टाइप किया जिसको पार्क प्रीमियम के नाम से जाना जाता है। इस ब्रांड के अंदर कैजुअल और फॉर्मल वियर्स को प्रोवाइड किया करते थे पब्लिक, और जो इनके प्रोडक्ट्स हुआ करते थे वो काफी ज्यादा महंगे हुआ करते थे। तो इसके बाद ये 2000 में गौतम सिंघानिया को इस कंपनी के चेयरमैन बना दिया गया। तो साथ इस कंपनी के एमडी भी थे, वो विजयपाल सिंघानिया जी के लड़के थे और वो भी काफी सालों से इस कंपनी से जुड़े हुए। उन्होंने भी इस कंपनी को ग्रो करने में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसके बाद रेमंड ने अपनी पहली मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो इंडिया से बाहर खोली, 2017 में खोला गया था, उसे एथीपिया में खोला गया था, इसे गारमेंट बनाने के लिए खोला गया। और इसके साथ ही इन्होंने अपने कॉर्पोरेट ऑफिस को खोला था जो कि न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर भी है। दोस्तों ये थी रेमंड की हिस्ट्री के बारे में बात कि इस कंपनी को कब शुरू किया। दोस्तों अब रेमंड के करंट सिनेरियो के बारे में बात कर लेते हैं। इस टाइम पे कंपनी कहां स्टैंड करती है। दोस्तों रेमंड इस टाइम पे वर्ल्ड की सबसे बड़ी शूटिंग फैब्रिक्स को प्रोवाइड करने वाली कंपनी है और जो इसके करंट चेयरमैन और एमडी है वो मिस्टर गौतम सिंघानिया है। जैसे कि मैंने आपको इनकी हिस्ट्री के अंदर बताया, वो काफी सालों से इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने इस कंपनी ग्रोथ में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है और वो इस कंपनी को आगे लेते चले जा रहे हैं। दोस्तों हम रेमंड के बिजनेस मॉडल के बारे में बात कर लेते हैं कि अपने बिजनेस कौन कौन से बिजनेस के अंदर डिवाइड करते हैं और कौन कौन से बिजनेस से कैसे कैसे पैसे कमाते हैं। दोस्तों इनके पास 6 बिजनेस हैं जिसके पैसे कमाते हैं। मैं एक करके आपको इनके बारे में बताता हूँ। दोस्तों जो इनका पहला बिजनेस आता है वो कॉटन शर्टिंग का बिजनेस आता है। इस बिजनेस के अंदर कॉटन के जो फाइन फैब्रिक्स होते हैं वो कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। पहले इस बिजनेस के अंदर खाली B2B कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करते थे। B2B कस्टमर्स का मतलब होता है खाली बिजनेस टू बिजनेस डील किया करते थे या बिजनेस टू कस्टमर्स डील नहीं करते, मतलब डायरेक्ट कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट को नहीं सेल करते। पर दोस्तों 2015 में इन्होंने इस बिजनेस के अंदर कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से जो इनका बिजनेस है वो काफी अच्छी तरह ग्रो होने लगा। तो कॉटन शर्टिंग के बिजनेस के अंदर रेमंड के पास रेमंड फाइन फैब्रिक्स करके ब्रांड है जिसके अंदर ये अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। दूसरा बिजनेस आता है वो गारमेंटिंग का आता है। गारमेंटिंग के बिजनेस के अंदर ये अपनी सब्सिडीज के थ्रू इस बिजनेस कंट्रोल करते हैं। इनके पास 3 सब्सिडीज है जिनके थ्रू इस बिजनेस को कंट्रोल करते हैं। इनके पास सिल्वर स्पार्क अपैरल लिमिटेड, सेलिब्रेशन अपैरल लिमिटेड, एवर ब्लू अपैरल लिमिटेड करके 3 सब्सिडीज है जिनके थ्रू इस बिजनेस को कंट्रोल करते हैं और पैसे कमाते हैं। दोस्तों गारमेंटिंग के बिजनेस के अंदर ये सूट्स, जैकेट्स, ट्राउजर्स और शर्ट्स को प्रोवाइड करते हैं और साथ ही इनको एक्सपोर्ट भी करते हैं यूएसए, यूरोप और जापान के मार्केट्स के अंदर। दोस्तों इनका तीसरा बिजनेस टूल्स एंड हार्डवेयर का आता है। इस बिजनेस के अंदर ये टूल्स एंड हार्डवेयर को मैन्युफैक्चर करते हैं, पावर टूल्स को बनाते हैं, हैंड टूल्स को बनाते हैं। और जो इस बिजनेस है इसके अंदर इनके पास इंडिया का लगभग 60% के आसपास मार्केट शेयर है और साथ ही ग्लोबली 30% मार्केट शेयर है। जैसे कि मैंने आपको इनकी हिस्ट्री के अंदर बताया तो 1950 में एक कंपनी खोला जिसका नाम जेके फाइल्स एंड टूल्स रखा गया था। इस कंपनी के थ्रू ये टूल्स को बनाया करते हैं उसको मार्केट के अंदर सेल करा करते थे। तो इनका चौथा बिजनेस आता है वो ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स का आता है। दोस्तों हम सब जानते हैं कि रेमंड का जो मेन बिजनेस होता है वो कपड़ों का ही होता है, पर ये ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स के अंदर भी इन्वॉल्व है। इन्होंने इस बिजनेस को एक सब्सिडरी के थ्रू कंट्रोल कर रखा है। इन्होंने रिंग प्लस एक्वा करके एक कंपनी को एक्वायर किया था जिसके बाद से उन्होंने इस बिजनेस के अंदर एंट्री ली थी। रिंग प्लस एक्वा जो गियर्स को बनाती है, ये स्टार्टर गियर्स को बनाती है, वाटर पंप्स को प्रोवाइड करती है और फ्लैक्स प्लेट्स को बनाती है और अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है। इस कंपनी को 1984 में खोला गया था और इस कंपनी को रेमंड ने एक्वायर किया था। इस तरह से ये ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स के अंदर भी इन्वॉल्व है। तो रेमंड का 5वां बिजनेस है वो अपैरल का आता है। अपैरल के बिजनेस के अंदर इनके पास 2-3 ब्रांड है जैसे कि मैंने आपको इनकी हिस्ट्री के अंदर बताया। पार्क एवेन्यू करके, पार्क प्रीमियम करके ब्रांड है जिसके थ्रू अपने बिजनेस को रन करते हैं। इसके अंदर इनके पास 257 ब्रांडेड आउटलेट्स है जिसके अंदर ये ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करते हैं और साथ 3300 मल्टी ब्रांड आउटलेट्स है जिसके अंदर एक से ज्यादा ब्रांड्स को
सेल किया जाता है। दोस्तों साथ ही रेमंड अपने इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए एथनिक प्रोडक्ट्स के अंदर भी घुसना चाहता है। ये एथनिक ब्रांड करके अपने जो इंडिया के ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स होते हैं और ट्रेडिशनल कपड़े होते हैं उनको भी सेल करना चाहते हैं। दोस्तों इनका जो छठा बिजनेस आता है वो टेक्सटाइल का आता है। टेक्सटाइल का ये सबसे मेन बिजनेस है और इन्होंने सबसे पहले इस कंपनी को टेक्सटाइल के बिजनेस के रूप में शुरू किया था। टेक्सटाइल के बिजनेस के अंदर ये वर्ल्ड के सबसे बड़े शूटिंग फैब्रिक्स प्रोवाइड करने वाली कंपनी और इनके पास इंडिया का करीब 60% ज्यादा मार्केट शेयर है शूटिंग फैब्रिक्स के अंदर। इनके पास कॉटन ब्लेंड, लिनन ब्लेंड, पॉलिएस्टर और काफी सारे फैब्रिक्स होते हैं जो कि अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं और इनके पास बहुत सारे प्रीमियम फैब्रिक्स भी हैं जो कि कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। इन सब फैब्रिक्स को रेमंड 5 फैब्रिक्स करके ब्रांड्स के अंदर बेचते हैं। तो अब हम रेमंड्स के रिवेन्यूज के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया इनके पास 6 बिजनेस है जिसके थ्रू ये पैसा कमाते हैं। तो इन 6 बिजनेस से हम बात करते हैं कितने कितने रिवेन्यू आते हैं और कौन सा बिजनेस कितने कितने रिवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। दोस्तों इनका जो पहला बिजनेस होता है वो टेक्सटाइल का होता है। इस बिजनेस से इनके पास करीब 46% के आसपास रिवेन्यू आते हैं जो काफी अच्छा नंबर हो जाता है इस कंपनी के लिए। इसके बाद जो इनके दूसरे रिवेन्यूज हैं वो अपैरल के बिजनेस से आते हैं। अपैरल के बिजनेस से इनके पास करीब 24% के रिवेन्यू आते हैं। जो इनके तीसरे रिवेन्यूज आते हैं वो गारमेंटिंग के बिजनेस से आते हैं। गारमेंटिंग के बिजनेस से इनके पास करीब 11% रिवेन्यूज आते हैं और जो इनके कॉटन शेंटी का बिजनेस है उससे इनके पास करीब 9% के रिवेन्यूज आते हैं। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑटो कंपोनेंट्स में भी इन्वॉल्व है तो उसके पास इस बिजनेस से करीब 4% के आसपास रिवेन्यू आते हैं और जो इनका टूल्स एंड हार्डवेयर का बिजनेस है उससे इनके पास करीब 6% के आसपास रिवेन्यूज आ जाते हैं। दोस्तों अगर हम इनके रिवेन्यूज को देखते हैं तो इनका जो 90% रिवेन्यूज आते हैं वो तो इनके जो मेन बिजनेस है जैसे कि कपड़ों का बिजनेस, जैसे कि मैंने आपको बताया इनके फैब्रिक्स होते हैं, इनके जो अपैरल का बिजनेस है, गारमेंटिंग का बिजनेस है, शर्टिंग का बिजनेस, इससे ही आ जाते हैं। जो इनका ऑटो कंपोनेंट का बिजनेस हो जाता है और इनका टूल्स एंड हार्डवेयर का बिजनेस है उससे इनके पास कोई खास रिवेन्यू नहीं आते। इनको अगर हम दोनों को ऐड कर लेते हैं तो इनके पास करीब 10% के आसपास रिवेन्यूज आते हैं टूल्स एंड हार्डवेयर और ऑटो कंपोनेंट के बिजनेस। दोस्तों मैं आपको रेमंड के लास्ट साल के रिवेन्यू के बारे में बताता हूँ इनके पास कितने रिवेन्यू आए थे। दोस्तों इनके रिवेन्यू है वो लास्ट साल में करीब 11% के हिसाब से ग्रो हुए हैं और वो बढ़कर करीब 6,700 करोड़ हो गए हैं जो काफी अच्छा नंबर होता है इस कंपनी के लिए। और साथ ही साथ जो इनके ईबिटा मार्जिन थे वो करीब 10.5% के थे, वो भी 1% के आसपास बढ़े हैं अपने पिछले साल के कंपैरिजन से। दोस्तों ईबिटा मार्जिन का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। जो इनकी जो अर्निंग्स है वो ईबिटा मार्जिन में इसलिए दिखाई जा रही है दोस्तों की जो इनके मार्जिन है रियलिटी में वो काफी ज्यादा कम है। मैं आपको इनके मार्जिन के बारे में फाइनेंशियल में बताऊंगा, जो इनके मार्जिन है वो काफी ज्यादा छोटे होते हैं, इसलिए ईबिटा मार्जिन के बारे में बात कर रहे हैं, ये नेट प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो हमें किसी भी कंपनी के अंदर नेट प्रॉफिट मार्जिन को देखना चाहिए क्योंकि जो ईबिटा मार्जिन होते हैं इसके अंदर से काफी सारी चीजों को अभी और घटाना पड़ता है, उसके बाद नेट प्रॉफिट मार्जिन आते हैं। इसीलिए जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो काफी ज्यादा जरूरी होते हैं हमें किसी भी कंपनी के अंदर चेक करने के लिए। दोस्तों अब हम रेमंड्स के ब्रांड के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पास काफी सारे ब्रांड्स है तो उनमें से मैं कुछ ब्रांड्स के बारे में आपको बता दूं। दोस्तों के पास रेमंड फाइन फैब्रिक्स, एथनिक्स, कलर प्लस, पार्क एवेन्यू, पार्क प्रीमियम, कामा सूत्रा आदि काफी सारे ब्रांड्स हैं जिसके अंदर अपने प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों अब हम रेमंड के बिजनेस के इंडस्ट्री सिनेरियो के बारे में बात कर लेते हैं। जो इनकी टेक्सटाइल के बिजनेस की इंडस्ट्री है, जो इनके अपैरल के बिजनेस की इंडस्ट्री है वो किस तरीके से ग्रो हो सकती है। जैसे कि मैंने आपको बताया जो मेन बिजनेस आता है वो अपैरल और टेक्सटाइल के बिजनेस से ही आता है, इसलिए हम टेक्सटाइल और अपैरल इंडस्ट्रीज के बारे में बात करते हैं। दोस्तों हम सबसे पहले ग्लोबल टेक्सटाइल्स और अपैरल इंडस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं कि किस तरीके से ग्रो हो सकती है फ्यूचर के अंदर। दोस्तों इसका अनुमान है कि ये इंडस्ट्री 2018 से लेकर 2028 के पीरियड के अंदर करीब 3.5% के हिसाब से ग्रो होगी। इसके अंदर जो टेक्सटाइल का बिजनेस है वो करीब 2.5% के आसपास ग्रो होगा इस पीरियड के अंदर और जो अपैरल का बिजनेस होता है वो करीब 4.5% के हिसाब से ग्रो होगा। इस तरीके से जो इंडस्ट्री है वो ग्रो होती चली जाएगी तो करीब 3.5% के आसपास होगी। और जो इनकी मेन मार्केट आ जाती है वो यूएस, यूरोप और जापान के अंदर आ जाती है और इनका मानना है कि फ्यूचर में जो डेवलपिंग कंट्रीज है जैसे कि इंडिया, चाइना, ब्राजील काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है इस इंडस्ट्रीज की ग्रोथ के अंदर। दोस्तों हम इंडिया की टेक्सटाइल और अपैरल इंडस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं किस तरीके से ग्रो हो सकती है फ्यूचर के अंदर। दोस्तों जो इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो काफी ज्यादा पुरानी इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर, वो साथ ही वर्ल्ड में भी काफी ज्यादा पुरानी इंडस्ट्री है और जो हमारे 4% जीडीपी का आता है वो खाली टेक्सटाइल इंडस्ट्री से ही आ जाता है और इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स है उनका करीब 14% टेक्सटाइल और अपैरल इंडस्ट्री से आता है, इसलिए भी इंडस्ट्री काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इंडिया का। इंडिया टेक्सटाइल फैब्रिक्स का सेकंड सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है चाइना के बाद और साथ ही फोर्थ सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है अपैरल इंडस्ट्री के अंदर। दोस्तों साथ ही फ्यूचर में अनुमान है कि जो इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके जो एक्सपोर्ट्स है वो करीब 7.5% के हिसाब से ग्रो हो सकते हैं, जो काफी अच्छी बात होगी रेमंड के लिए क्योंकि जो इंडिया का जो मार्केट शेयर है जो 60% के आसपास मार्केट शेयर है वो तो रेमंड के पास ही है, जिससे इनकी काफी ज्यादा डोमिनेंट पोजीशन है मार्केट के अंदर। और जो इंडियन अपैरल इंडस्ट्री है उसके बारे में अगर हम बात कर लेते हैं तो वो करीब $58 बिलियन की है अगर हम 2018 के बारे में बात करते हैं और इनका अनुमान है कि 2028 तक ये करीब $118 बिलियन के आसपास हो जाएगी, जो करीब 8% कैगर से ग्रो होगी। 8% कैगर का मतलब होता है कि काफी अच्छी तरह ग्रो हो सकती है और इनका मानना है कि जो
ग्लोबली अपैरल इंडस्ट्री वो काफी तेजी से ग्रो होने वाले हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेमंड के पास पार्क एवेन्यू, कलर प्लस, एथनिक्स, काफी सारे ब्रांड्स हैं जिसके थ्रू काफी अच्छे पैसे बना सकते हैं अगर अपैरल इंडस्ट्री काफी अच्छी तरह ग्रो होती है फ्यूचर के अंदर। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक खास बात बताना चाहता हूँ, जो अपैरल इंडस्ट्री को 3 पार्ट्स के अंदर बांटा जाता है। तो उनका पहला पार्ट आता है मैन अपैरल का आता है। मैन अपैरल करीब 43% कंट्रीब्यूट करते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। जो सेकंड पार्ट आता है वो फीमेल अपैरल का आता है, वो करीब 36% के आसपास कंट्रीब्यूट करते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। जो थर्ड पार्ट आता है वो किड्स अपैरल का आता है, इसके अंदर करीब 21% के आसपास कंट्रीब्यूट करते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेमंड के पास काफी सारे ब्रांड्स हैं, जो इनके मेन ब्रांड्स होते हैं वो मेंस के लिए होते हैं, जो मैन को अपैरल प्रोवाइड करते हैं। इसलिए भी काफी अच्छी बात है कि जो डोमिनेंट पोजीशन है वो मैन अपैरल्स की मार्केट के अंदर, और रेमंड के पास मैन अपैरल के अंदर काफी सारे ब्रांड्स। दोस्तों हम इंडियन रिटेल सेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं, किस तरीके से ग्रो हो सकता है। दोस्तों जैसे कि हम सब जानते हैं कि रेमंड के काफी सारे स्टोर्स होते हैं मार्केट के अंदर, और ये काफी ज्यादा रिटेल आउटलेट्स के थ्रू भी अपने बिजनेस को करते हैं। इसलिए इंडियन रिटेल सेगमेंट के बारे में बात करना काफी ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। दोस्तों रेमंड ने काफी जल्दी ही रिटेल आउटलेट्स के अंदर पैसा डालना शुरू कर दिया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1958 में उन्होंने पहला रिटेल आउटलेट खोला था, उसके बाद उन्होंने काफी तेजी से रिटेल आउटलेट खोले। दोस्तों जो रेमंड के रिटेल आउटलेट्स होते हैं इसके अंदर कस्टमर्स काफी सारी चीजें एक ही जगह मिल जाती है। उनका अपैरल, टेक्सटाइल, एक्सेसरीज और साथ ही साथ कस्टम टेलरिंग सर्विसेज मिल जाती है। कस्टम टेलरिंग का मतलब होता है कि अपने शोरूम के अंदर लोगों को टेलरिंग की सुविधा प्रोवाइड करते हैं कि वो अपने कपड़ों को यहीं पर एडजस्ट करवा सकते हैं। दोस्तों रेमंड के पास काफी सारे रिटेल आउटलेट्स है जिसके थ्रू अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करते हैं। इनके पास करीब 1444 रिटेल आउटलेट्स है। इसके अंदर जो 1392 रिटेल आउटलेट्स है वो तो इंडिया के अंदर है, वो इंडिया करीब 600 टाउन्स एंड सिटीज के अंदर है। इनके पास करीब 52 आउटलेट दूसरी कंट्रीज के अंदर है। इनके पास करीब 9 कंट्रीज के अंदर अपने आउटलेट्स है जहां पर अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं, और साथ ही इनके पास इंटरनेशनल कस्टमर्स भी है। दोस्तों अब हम रेमंड के ग्रोथ इनेबलर्स के बारे में बात कर लेते हैं। हम ऐसी चीजों के बारे में बात करते हैं जिसकी वजह से इनका जो बिजनेस है फ्यूचर में अच्छी तरह ग्रो हो सकता है। दोस्तों जो पहला पार्ट आता है वो अर्बनाइजेशन का आता है। दोस्तों ऐसे कि हम समझाते हैं कि आजकल लोग रूरल एरियाज को छोड़ के शहरों की तरफ आते चले जाते हैं, इसलिए उनके अंदर ब्रांड अवेयरनेस बढ़ती चली जा रही है और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स परचेज करना शुरू कर देंगे। इसी वजह से जो रेमंड का बिजनेस है वो ग्रो हो सकता है। जो दूसरा पार्ट आता है वो डिस्पोजेबल इनकम का आता है। दोस्तों डिस्पोजेबल इनकम का मतलब होता है जो कस्टमर्स के हाथ में पैसा है वो काफी ज्यादा, वो अपने पैसे को खर्च कर सकते हैं। जो उनकी इनकम है काफी ज्यादा, जिसकी वजह से वो आसानी से उस पैसे को खर्च कर सकते हैं। अगर लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है तो वो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की तरफ आ सकते हैं, और अगर उनकी डिस्पोजेबल इनकम घटेगी तो ब्रांड प्रोडक्ट्स को नहीं बाय करेंगे। इसलिए अगर डिस्पोजेबल इनकम में बढ़ोतरी होती है तो फायदा है रेमंड के अंदर। और दोस्तों जैसे कि हम सब जानते हैं लोगों की अगर इनकम बढ़ती है तो उनके एक्सपेंसेस भी बढ़ने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों जो तीसरी चीज आती है जो रेमंड को मदद करेंगे बिजनेस ग्रो करने के अंदर, वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स आते हैं। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अंदर ये ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं और उससे पैसा बना सकते हैं। तो दोस्तों इन सब चीजों की वजह से जो रेमंड का बिजनेस है वो फ्यूचर में अच्छी तरह ग्रो हो सकता है। दोस्तों हम रेमंड के फाइनेंशियल्स के बारे में बात करते हैं। लास्ट 3 साल के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के सेल्स, एक्सपेंसेस, मार्जिन और नेट प्रॉफिट के बारे में बात कर लेते हैं कि किस तरीके से ग्रो होने और किस तरीके से हैं। दोस्तों मार्च 2017 में इनके सेल्स करीब 5353 करोड़ के थे। मार्च 2018 में इनके सेल्स करीब 5906 करोड़ के थे। मार्च 2019 में इनके सेल्स करीब 6582 करोड़ के थे। और अगर मैं आपको इनके एक्सपेंसेस के बारे में बताता हूं तो मार्च 2017 में इनके एक्सपेंसेस करीब 5048 करोड़ के थे। मार्च 2018 में 5484 करोड़ के थे, और मार्च 2019 में करीब 6013 करोड़ के थे। मार्च 2017 में इनके नेट प्रॉफिट करीब 26 करोड़ के आसपास थे। मार्च 2018 में वो बढ़कर 135 करोड़ हो गए थे, और मार्च 2019 में वो बढ़कर करीब 168 करोड़ हो गए थे। दोस्तों मैं आपको इनके मार्जिन के बारे में बताता हूँ। मार्च 2017 में इनके जो मार्जिन है वो करीब 0.5% के थे, और मार्च 2018 में जो इनके मार्जिन है वो करीब 2.28% के थे, और मार्च 2019 में इनके जो मार्जिन है वो करीब 2.55% के थे। दोस्तों हम रेमंड के टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज के बारे में बात कर लेते हैं। इनके पास किस तरह की एसेट्स और कितनी लायबिलिटीज हैं। दोस्तों इनके पास टोटल एसेट्स है वो करीब 6600 करोड़ की हैं, जो काफी अच्छा नंबर हो जाता है इस कंपनी के लिए। और जो इनके पास लायबिलिटीज हैं वो करीब 4600 करोड़ की हैं। इसके अंदर से अगर हम इनके कर्जे के बारे में बात करते हैं, जिसको अगर हम बोरोइंग्स कहते हैं, तो वो इनके पास करीब 2500 करोड़ का है, जो काफी ज्यादा कर्जा हो जाता है इस कंपनी के लिए अगर हम इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन से कंपेयर कर लेते हैं। और दोस्तों इनका कर्जा है वो कंटिन्यूसली बढ़ता चला जा रहा है, जो काफी ज्यादा दिक्कत की बात है इस कंपनी के लिए। दोस्तों हम रेमंड की वैल्यूएशंस के बारे में बात कर लेते हैं कि इस कंपनी की वैल्यूएशन किस तरीके की है। तो इसको हम फ्री कैश फ्लो से शुरू करते हैं। फ्री कैश फ्लो का मतलब होता है अगर ये कंपनी हमारी होती तो हमारे पास कितने पैसे आते साल के एंड के अंदर। दोस्तों इन कंपनी के पास करीब लास्ट साल के अंदर 125 करोड़ के फ्री कैश फ्लोज आए हैं, जो काफी अच्छा नंबर हो जाता है, जिससे इनकी वैल्यूएशन है वो इतनी ज्यादा महंगी नहीं होती। और जो इनकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, जिसका मतलब होता है कि उन्होंने इस बिजनेस के अंदर जितना पैसा लगा रखा है उस पर किस तरीके के रिटर्न आ रहे हैं, तो वो करीब 12% के थे। जो 12% के रिटर्न होते हैं वो इतना ज्यादा खास रिटर्न नहीं है। मुझे करीब 20% से ऊपर के जो रिटर्न देती है कंपनी वो पसंद होती है, इसीलिए जिनके 12% के रिटर्न है वो इतना ज्यादा खास नहीं है। और जो इनकी सेल्स ग्रोथ है लास्ट 5 साल के अंदर वो करीब 8% के आसपास है, वो कंटिन्यूसली लगभग 8% के आसपास ही है, जो काफी कम सेल्स ग्रोथ होती है किसी भी कंपनी के लिए। दोस्तों मैं आपको ये बताऊं क्या मैं इस कंपनी के अंदर भी
पैसे डालने वाला हूँ या नहीं डालने वाला। दोस्तों मैं इस कंपनी के अंदर भी पैसे नहीं डालने वाला। इसका रीजन ये है कि एक तो मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, मैं जब भी पैसे डालता हूँ मैं उसे 5 से 10 साल के टाइम फ्रेम के लिए डालता हूँ। इसीलिए अगर मैं इस कंपनी को लॉन्ग टर्म में देखता हूँ तो ये कंपनी इतनी अच्छी मुझे नहीं लगती। इनका जो बिजनेस मॉडल है वो इतना मुझे कोई खास पसंद नहीं है, इसीलिए मैं इस कंपनी के अंदर अभी पैसे नहीं डालना चाहता। और दोस्तों मैं अगर इनकी वैल्यूएशन के बारे में बात करता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया इनके फ्री कैश फ्लोज करीब 125 करोड़ के थे, जिससे इनकी वैल्यूएशन इतनी ज्यादा महंगी नहीं होती। और दोस्तों जैसे कि हम सब जानते हैं कि 2017 में जो रेमंड का स्टॉक प्राइस है वो काफी तेजी से गिरा था, जिसकी वजह से जो इनके स्टॉक प्राइस है उनकी वैल्यूएशन है वो इतनी ज्यादा महंगी नहीं रही। इसलिए मेरा मानना है कि शॉर्ट टर्म में रेमंड थोड़े अच्छे रिटर्न दे सकता है और वो साथ ही साथ अच्छे पैसे भी कमा के दे सकता है। इसको अगर मैं 5 से 10 साल के टाइम फ्रेम के लिए देखता हूँ तो मुझे इतना अच्छा बिजनेस नहीं लगता। और दोस्तों इस बिजनेस के अंदर साथ ही साथ एक प्रॉब्लम ये भी आती है, इनके पास जैसे कि मैंने आपको बताया काफी सारे ब्रांड्स होते हैं और इनको ब्रांड वैल्यू बनाने के लिए और काफी सारे ब्रांड के नेम को बनाने के लिए काफी सारे खर्चे करने पड़ते हैं, काफी सारे एक्सपेंसिव आते हैं, जिसकी वजह से जो इनका बिजनेस है वो अच्छी तरह पैसे नहीं कमा। दोस्तों साथ ही साथ इस कंपनी काफी सारे डेट भी है जो भी मुझे कोई खास पसंद नहीं। दोस्तों ये थी मेरी आज की एनालिसिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद है और आपको इस तरह की और भी वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब करते वक्त दोस्तों बेल बटन को पुश करना मत भूलना ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।